आम्रपाली ने सरना को उस पुरुष के बारे में सब कुछ बताया जिसने वो बाहर उसे भेजे थे। लेकिन जब वो सोने गई तब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कक्ष में आया है। उसने तुरंत खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कुछ सैनिक खड़े थे। आम्रपाली ने अपने मन में कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारे कक्ष में आया। आम्रपाली ने इस बार अपने कक्ष का दिया नहीं बुझाया। वो वापस से सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ी कि तभी उसे फिर से कुछ हलचल सी सुनाई थी। उसने जब पीछे पलटकर देखा तो सामने युवराज स्वर्णसेन खड़े थे। उन्हें अपने कक्ष में देखकर आम्रपाली हैरान रह गई। युवराज स्वर्णसेन की आंखों में भी हैरानी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, मानो किसी ने उन्हें जादू से आम्रपाली के कक्ष में पहुंचा दिया हो। जब तक वो कुछ भी समझ पाते, आम्रपाली ने आश्चर्य के साथ युवराज से कहा, युवराज हमारे कक्ष में, वो भी इतनी रात को क्या कर रहे हैं। युवराज ने पीछे खिड़की के पास की दीवार की तरफ अचंभित नजरों से देखा और कहा, अब समझ आया क्यों इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी आप सुरक्षित नहीं थी। आम्रपाली ने उलझन में आते हुए पूछा, क्यों, क्या समझ आया आपको। तो युवराज ने कहा, हमें क्षमा करना आम्रपाली, हमें नहीं पता था कि जिस गुप्त मार्ग से हम अंदर आ रहे हैं वो आपके कक्ष तक का रास्ता होगा। आम्रपाली ने युवराज स्वर्णसेन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, गुप्त मार्ग, किस गुप्त मार्ग की बात कर रहे हैं आप युवराज। युवराज स्वर्णसेन ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, देवी, आज हम पूरे राजमहल के कोने कोने का निरीक्षण कर रहे थे और जब हम महल के पीछे वाले भाग में गए तो हमें वहाँ एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया। वहाँ से अंदर आए तो हम सीधा आपके कक्ष में आ पहुँचे। आम्रपाली इस गुप्त मार्ग के बारे में पहले से जानती थी क्योंकि श्रीमालू इसी मार्ग से होकर उससे मिलने आती थी। तो आम्रपाली ने कहा, फिर अब आप क्या करेंगे। तो युवराज ने कहा, हम इस मार्ग को बंद करवा देंगे। महल में जितने दरवाजे नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा गुप्त मार्ग है, इसलिए हमारे शत्रु कहीं भी आसानी से महल में प्रवेश कर जाते हैं। इसके साथ ही आपकी सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। नीलपद महल की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है, कल सुबह ही हम आपको नीलपद महल भेज देंगे। जब तक ये सारे गुप्त मार्ग बंद नहीं हो जाते आप इस महल में सुरक्षित नहीं हैं। युवराज की बातें सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हमें प्रसन्नता है कि इस महल में कोई तो है जो हमारी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। धन्यवाद युवराज। इतना कहकर आम्रपाली ने अपने पास रखा एक उपहार उठाया और युवराज को धन्यवाद स्वरूप देने के लिए एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया ही था कि तभी युवराज एक कदम पीछे खिसक गए। ये देखकर आम्रपाली असमंजस्य में बोलती है, क्या हुआ युवराज, हमने ध्यान दिया है कि जब हम आपके करीब खड़े होते हैं तो आप हमसे तुरंत दूरी बना लेते हैं, कोई बात है क्या। युवराज ने आम्रपाली से नजरें चुराते हुए कहा, नहीं आम्रपाली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तुम्हारी मित्र समान है। अच्छा, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, अन्यथा किसी ने देख लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आम्रपाली की बात पूरी सुने बिना ही युवराज वहाँ से वापस चले गए। लेकिन आम्रपाली के मन में ये बात अब भी रह गई थी कि आखिर युवराज उससे इतना दूर दूर क्यों खड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही सम्राट बिंबिसार तैयार थे। वो अंतेन आग से कहते हैं, तुम्हें पूरा यकीन है ना आज आम्रपाली वापस नीलपद महल में आ जाएगी। अंतेन आग ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ सम्राट, हमारे गुप्तचर ने खुद ये युवराज स्वर्णसेन को कहते हुए सुना था कि वो आज सुबह ही आम्रपाली को नीलपद महल में वापस लाएंगे क्योंकि राजमहल आम्रपाली के लिए सुरक्षित नहीं है। तो सम्राट बिंबिसार ने कहा, तो भी ठीक है, हमें अभी निकलना चाहिए, हम आम्रपाली से आज से ही मिलना चाहते हैं और अपने हृदय की बात उनसे कहना चाहते हैं। इसके बाद अंतेनाग और सम्राट बिंबिसार घोड़े पर बैठकर निकल गए। आम्रपाली नीलपद महल में वापस आ गई थी। वो अपने कक्ष में थी। उस वक्त सरना किसी काम से राजमहल में रुकी हुई थी। तभी एक दासी आम्रपाली के पास आई और बोली, देवी, कोई आपसे भेंट करना चाहता है। कौन है वो, आम्रपाली ने पूछा। तो दासी ने बताया, देवी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उनका कहना है कि आप उन्हें जानती हैं। और क्या कहा उन्होंने, आम्रपाली ने असमंजस्य में आते हुए पूछा। तो दासी ने कहा, उनका कहना है कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं, जब उन्हें देखेंगी तो एक बार में ही पहचान जाएंगी। बहुत गहरे रिश्ते हैं उनके आपके साथ। गहरे रिश्ते हैं? ये सुनकर आम्रपाली कुछ देर के लिए सोचने लगी, आखिर कौन हो सकता है। उसने दासी से कहा, ठीक है, तुम उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाओ, हम कुछ देर में आते हैं। दासी आम्रपाली की बात मानकर वहाँ से चली गई। आम्रपाली उस व्यक्ति से मिलने के लिए अपने कक्ष से निकली ही थी कि तभी सरना उसके पास आई। सरना ने कहा, देवी, महाराज ने आपको अभी राजमहल में बुलवाया है। आम्रपाली ने हैरानी से कहा, यूं अचानक, आखिर बात क्या है। तो सरना ने कहा, आज राजगुरु के पद पर नए आचार्य आए हैं, उनकी आपसे मिलने की इच्छा है, इसलिए राजा ने उन्हें सबसे मिलवाने के लिए सभा बुलाई है और आपको भी बुलवाया है। सरना की बात मानकर आम्रपाली ने एक दासी को बुलाया और उनसे कहा, हमसे जो व्यक्ति मिलने आए हैं उनसे कह दीजिएगा कि हम आज उनसे नहीं मिल पाएंगे,
वो फिर कभी आ जाएं, हम बाद में उनसे मिलेंगे। दासी आम्रपाली की बात मानकर वो वहाँ से चली गई और आम्रपाली सरना के साथ राजमहल की तरफ बढ़ गई। आम्रपाली जब राजा के दरबार में पहुंची तो वहाँ पर सभी मंत्रीगण, राजा महारानी पहले से ही उपस्थित थे और सामने एक किनारे राजगुरु के स्थान पर एक आचार्य बैठे हुए थे। भगवा रंग के वस्त्र में जनेऊ धारण किए हुए आचार्य के सिर पर शिखा बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आम्रपाली जब वहाँ पहुंची तो उसने सबसे पहले राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज, आपने हमें बुलवाया? तो राजा ने आचार्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी हाँ आम्रपाली, यह है हमारे नए आचार्य जो आज से राजगुरु की जगह पर पद धारण करेंगे। आम्रपाली ने आचार्य की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनका अभिवादन किया। प्रणाम आचार्य, आयुष्मान भव। ऐसा कहते हुए आचार्य ने दोनों हाथों से आम्रपाली को आशीर्वाद दिया। आम्रपाली ने जब आचार्य की तरफ देखा तो आचार्य की आंखें उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। आम्रपाली को यह थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी आम्रपाली, आपके बारे में बहुत सुना था। आज आपको देखकर प्रसन्नता हो रही है। आम्रपाली ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। पूरी सभा से आचार्य का परिचय कराने के बाद राजा ने आम्रपाली से कहा, देवी, जल्दी कलिंग व्यापारी आपसे मिलने के लिए वैशाली आने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसके लिए तैयार हैं। कलिंग व्यापारी का नाम सुनकर पूरी सभा में हल्ला सा होने लगा, क्योंकि आज तक कलिंग से कोई भी आम्रपाली से मिलने नहीं आया था। आम्रपाली सोच में पड़ गई। वह मना भी नहीं कर सकती थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। आचार्य लगातार एकटक आम्रपाली को देखे जा रहे थे। आम्रपाली को उनका इस तरह देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से उठते हुए सरना से बोली, सरना चलो यहाँ से। आम्रपाली को बेचैन होता हुआ देखकर राजा ने कहा, क्या हुआ देवी आम्रपाली, कोई परेशानी है क्या? आम्रपाली ने एक झलक आचार्य की तरफ देखा। वो अब भी आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। आम्रपाली बेवजह कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, कोई भी परेशानी नहीं है। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें आज्ञा दीजिए। इतना कहकर आम्रपाली वहाँ से चली गई। उसके साथ सरना भी थी। उसने कहा, क्या हुआ देवी, आप सभा में इतनी असहज क्यों हो गई थी? तो आम्रपाली ने सरना से भी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो दोनों नीलपत महल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी एक सैनिक पीछे से आया और सरना से कहा, सरना, आपको सेनापति जी बुला रहे हैं। नीलपत महल की सुरक्षा हेतु उन्हें कुछ बात करनी है। ये सुनकर सरना ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम देवी आम्रपाली को महल छोड़कर आते हैं। लेकिन आम्रपाली ने मना करते हुए कहा, हम चले जाएंगे सरना, तुम जाओ। परंतु देवी, सरना ने कहा। उसकी बातों को बीच में काटते हुए आम्रपाली ने कहा, हम चले जाएंगे सरना, तुम परेशान मत हो। जाकर देखो सेनापति जी ने तुम्हें क्यों बुलवाया है। आम्रपाली की बात मानकर सरना वहाँ से चली गई और आम्रपाली अपने महल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो महल में आई, एक दासी तुरंत उसके पास भागते हुए आई। उसने कहा, क्षमा कीजिए देवी, हमने उस व्यक्ति को जाने के लिए कहा था, पर वो अब तक वहीं बैठा हुआ है। ये सुनकर आम्रपाली हैरान हो गई। वो तुरंत बोली, क्या वो अब तक यहाँ पर है? दासी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जब हमने उन्हें बताया कि आप उनसे नहीं मिल पाएंगी तो उन्होंने कहा कि वो आपके आने की प्रतीक्षा कर लेंगे, इसलिए वो अब तक अतिथि कक्ष में ही बैठे हुए हैं। आम्रपाली को ये सब बहुत अजीब लगा। उसने दासी से कहा, वो जो भी कोई है उन्हें प्रतीक्षा करने दो, उनसे ये मत कहना कि हम महल वापस आ गए हैं। दासी आम्रपाली की बात मानकर चली गई और आम्रपाली अपने कक्ष में आ गई। दासी ने जाकर जब उस व्यक्ति से कहा कि आम्रपाली अभी महल में नहीं है तो वो मुस्कुराने लगा और खुद से बोला, आम्रपाली तुम नहीं सुधरने वाली। अच्छा है, हम भी आज भी वैसे ही हैं। ये लुका छुपी का खेल खेलने का मजा ही अलग है। इतना कहकर वो व्यक्ति कक्ष से बाहर निकल गया। इधर सरना जब सेनापति जी के पास जा रही थी तभी अचानक से कपाला ने उसे आवाज लगाते हुए रोका। रुको सरना। कपाला की आवाज सुनकर सरना वहीं रुक गई। कपाला उसके पास चलकर आई और बोली, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो हमारा एक काम कर दोगी? सरना असमंजस में आते हुए कहती है, काम? कैसा काम? कपाला ने अपने शब्दों में नम्रता लाते हुए कहा, हमें तुम्हारी एक छोटी सी सहायता की आवश्यकता है। कपाला को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर सरना को थोड़ा अजीब लगा। भला कपाला को उससे क्या काम हो सकता था? आज तक जिसके शब्दों में तीखापन था वो अचानक चाशनी टपका रही थी। सरना को उस पर संदेह हुआ और उसने कहा, कैसी सहायता कपाला? तो कपाला ने कहा, वो महारानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या तुम राजवैद्य को बुला दोगी? वो क्या है ना, मेरी उम्र हो गई है, दिन रात चलते चलते पैर में दर्द होने लगता है। आज भी थोड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ कदम चलूंगी तो गिर पड़ूंगी। सरना को कपाला का सहायता मांगने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी वो राज्यवैद्य को बुलाने के लिए चली गई। सरना के जाने के बाद कपाला हंसते हुए कहती है, चलो
ये काम भी हो गया, अब जाकर महारानी को बताती हूँ। कपाला जल्दी से महारानी के पास आकर कहती है, महारानी, हमने सरना को राजवैद्य के पास भेज दिया है। कुछ वक्त के लिए वो अब सेनापति जी के पास नहीं जा पाएगी, और अगर गई भी तो सेनापति जी उसे नहीं मिलेंगे। आपका काम हमने आसान कर दिया। कपाला की बात सुनकर महारानी ने कहा, हम जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, बस कुछ वक्त और, तब तक के लिए हमें सरना को आम्रपाली से दूर रखना होगा। इतना कहकर महारानी को किसी चीज का ख्याल आया। उन्होंने कपाला से कहा, तुमने आम्रपाली के कक्ष में जो सैनिक रखे हैं उन्हें उनका काम तो बता दिया है ना? कपाला ने कहा, जी महारानी, कुछ वक्त के लिए हमने उन्हें राजमहल भी बुलवा लिया है। महारानी की आंखों में शातिराना चमक थी। उन्होंने कहा, शानदार कपाला, देखती जाओ, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इधर रास्ते में सरना को एक दासी मिल गई थी और वो दासी से राजवैद्य को बुलाने का कहकर सेनापति जी के पास गई। परंतु जब उसे पता चला कि सेनापति जी अभी अभी किसी महत्वपूर्ण काम से वैशाली से बाहर गए हैं, तो वो हैरान रह गई। जो कुछ भी सरना के साथ हो रहा था ये सब देखकर वो खुद में बोली, आखिर चल क्या रहा है? पहले हमें सेनापति जी बुलाते हैं, उसके बाद रास्ते में हमें कपाला मिलती है जो एक छोटे से काम के लिए हमें इतने प्रेम से कहती है। उसके बाद जब हम सेनापति जी से मिलने आते हैं तो वो हमें नहीं मिलते। फिर उन्होंने हमें बुलवाया ही क्यों था? हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कहीं देवी आम्रपाली का ख्याल आते ही सरना तुरंत नीलपद महल की तरफ भागती है। इधर आम्रपाली अपने कक्ष में थी। वो अपने बालों को खोलकर आईने के सामने बैठ गई और कंघी से उन्हें सुलझाने लगी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसके कक्ष का दरवाजा बंद किया। आम्रपाली सामने देख रही थी। उसने कहा, सरना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सेनापति जी से मिली नहीं क्या? आम्रपाली बिना पीछे देखे बोले जा रही थी। उसने कहा, देखो ना, आज हमारे कक्ष के द्वारपाल भी राजमहल में हैं। वहाँ कुछ विशेष कार्य हो रहा है क्या? कुछ देर तक बोलने के बाद जब आम्रपाली को सरना की आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने पीछे पलट कर देखा। उसने जैसे ही पीछे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ घबराहट भी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, तुम अंदर कैसे आए? किसने आने दिया तुम्हें यहाँ? वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए आम्रपाली के पास आने लगा और बोला, हमें पता था तुम हमें पहचान लोगी। क्या हुआ, हमें देखकर प्रसन्नता नहीं हुई? कितने दिनों बाद हमारी भेंट हुई है आम्रपाली, कम से कम आज तो हमारा स्वागत कर लो। उसकी बातें सुनकर आम्रपाली की आंखों में क्रोध उतर आया। वो चिल्लाते हुए कहती है, अपनी हद में ही रहो रामदास, भूलो मत अब हम पहले की तरह कमजोर नहीं हैं। रामदास हंसते हुए आम्रपाली के और पास आया और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शेर के साथ शेरनी ही शोभा देती है, बिल्ली नहीं। तो हम तुम्हें याद दिला दें, इसी शेर के ऊपर माँ दुर्गा विराजमान होती है। और भूलो मत, प्रत्येक स्त्री के अंदर माँ दुर्गा का अंश होता है। अगर वो माँ बनकर ममता बरसा सकती है तो काली बनकर संहार भी कर सकती है। आम्रपाली को रामदास पर बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि रामदास को देखकर आम्रपाली के मन में फिर से वो दिन घूमने लग गए थे जब रामदास ने जानवरों की तरह उसके साथ व्यवहार किया था। क्या इस बार आम्रपाली रामदास को सजा दे पाएगी या फिर से रामदास का शिकार बन जाएगी? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए।